स्टडी करने वाले हैं, सो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स, मतलब ArX। AR से मतलब एराइल हैलाइड, सिंपल। एल्काइल हैलाइड को हैलो एल्केन बोलते हैं और एराइल हैलाइड को क्या बोलेंगे? हैलोएरिन्स। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, जिस तरीके से एक छोटा सा फ्लो चार्ट हम बना लेते हैं। सो ये हमारा हैलोएरिन्स है। हैलोएरिन्स जब भी कोई रिएक्शन देता है तो टाइप 01 का जो रिएक्शन देगा, टाइप 01, उसके बारे में बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन दे रहा है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और हमने ये भी बताया था हैलोएरिन्स जो होता है वो लिस्ट रिएक्टिव होता है। लिस्ट रिएक्टिव का मतलब जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा तो इसकी रिएक्टिविटी काफ़ी लेस होता है। लेसर अमाउंट की रिएक्टिविटी का रीजन क्या है? जिसके बीच डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंस होता है, रेजोनेंस करता है और लिस्ट रिएक्टिव होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिटेल पढ़ना है। सेकेंड जो हमने टाइप 02 जिसके बारे में कल की क्लास में हम थोड़ा सा देखे थे, वो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस में टोटल हमने जो है 5 टाइप्स पढ़ने हैं। हैलोजेनेशन, सेकेंड में नाइट्रेशन, थर्ड में सल्फोनेशन, फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एंड फिफ्थ में क्या पढ़ेंगे? एसाइलेशन। तो जब भी सेम है, जब भी कोई एरोमेटिक कंपाउंड की बात हो रहा है, एरोमेटिक याद रखना है, एरोमेटिक, तो ये वाला रिएक्शंस कंपलसरी है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस जब भी होता है, देखो वर्ड भी यहाँ पे एरोमेटिक लगा हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बात करो, उसमें ये रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। लास्ट जो इस टॉपिक के अंदर बात करने वाले हैं, दिस इज द टाइप 03। इसको बोलेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। याद करो, हैलो एल्केन जब एल्काइल हैलाइड Mg के साथ रिएक्ट करता था तो ग्रिग्नार्ड का कंसेप्ट आता था, Gr बनता था, मतलब Rx प्लस Mg गिव्स टू RmGx। उसी तरह यहाँ भी अगर हैलोएरिन्स को Mg के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा। तो मेनली इसी 3 रिएक्शंस को काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ना है। ठीक है, इस रिएक्शन को काफ़ी डिटेल्ड वे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लो। फ्लो चार्ट को आप ये नोट डाउन कर लो, फिर एक एक रिएक्शंस को हम प्रोसीड करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आप ये फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लो। पहले हम टाइप 01 का रिएक्शन स्टडी करने वाले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं टाइप 01। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। और याद करो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 टाइप्स के होता था। फर्स्ट इज द SN1 एंड सेकेंड इज द SN2। अब अगर कोई मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है हैलोएरिन्स के अंदर, तो सिंपल, हमारे पास कुछ इस तरीके से RX दिया हुआ है, मतलब एराइल हैलाइड है। अब इस एराइल हैलाइड में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है जो एल्काइल हैलाइड से इसको डिफर बनाता है। फर्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, important properties differ from
आर एक्स। यानी कि अगर आर एक्स वर्सेस ए आर एक्स की बात करें तो सिंपल हमें क्या नजर आ रहा है? सो ए आर एक्स हैव रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट में कॉन्जुगेशन क्या होगा? लोन पेयर, सिंगल, डबल। लोन पेयर सिंगल डबल होने के बाद क्या होता है? जैसे ही ये कॉन्जुगेशन करता है तो कॉन्जुगेशन करने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव, और ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑर्थो वाले पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज लगाता है। सेकेंड केस में क्या होता है? जैसे ही ये नेगेटिव साथ वाले को देता है तो फिर से ये डबल बॉन्ड बन गया, और ये डबल बॉन्ड तो ऑलरेडी था, अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। ठीक है, फिर से क्या करेगा? ये साथ वाले को डबल करेगा, और जैसे ही डबल करेगा तो फिर से क्या होगा? इस तरह के कंपाउंड में यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और यहाँ पे लोन पेयर विद नेगेटिव, एक्स पे पॉजिटिव। तो यहाँ देखो क्या होगा, या तो ऑर्थो वाले पोजीशन पे नेगेटिव आ रहा है या फिर पैरा वाला पोजीशन पे नेगेटिव आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज वाया रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली। यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज कर रहा है रेजोनेंस की वजह से, वो सिर्फ किस पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट इसके क्रॉसपोंडिंग ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये याद रखना है। सो अगर आर एक्स और ए आर एक्स को कंपेयर किया जाए तो जो एक्स के साथ कनेक्टेड कार्बन है हैलो एरेंस में, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp2, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो कनेक्टेड है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कार्बन के साथ एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे हर एक बॉन्ड क्या होगा? सिंगल होगा हैलो एल्केन में। तो इसका यही मीनिंग हुआ। सो ARX में ARX का जो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो sp2 होगा, जबकि RX में जो होगा बॉन्ड के साथ वाला कार्बन क्या होगा? sp3 होगा। तो नंबर ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना है? 33.3%, और यहाँ पे क्या है? 25%। इसके वजह से ये वाला जो sp2 वाला जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे? सो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताया था। परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एराइल जो एल्काइल हैलाइड में उसमें 25% s कैरेक्टर है, और हैलो एरेंस में जो है एराइल हैलाइड में जो है 33.3% है। इलेक्ट्रोनेगेटिव के मामले में बोले तो ARX का जो बॉन्ड होगा, कार्बन होगा, X के साथ जो कनेक्टेड कार्बन होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, तो एराइल हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड में विच हैव मोर बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा? तो ध्यान से देखो, बताओ किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन हैलो एरेंस के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो बताओ सिंगल, डबल और ट्रिपल में किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है? सिंगल, डबल एंड ट्रिपल में बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ट्रिपल का ट्रिपल ऑर्डर का, इसका सेकेंड ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 ये है, 2 है, 1 है, तो बॉन्ड लेंथ इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो हम बोल सकते हैं एराइल हैलाइड का जो बॉन्ड लेंथ होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से शॉर्टर होगा कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। तो बॉन्ड लेंथ के मामले में एल्काइल हैलाइड का जो होता है वो लार्जर बॉन्ड लेंथ होगा कंपेयर टू एराइल हैलाइड। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस था जो एल्काइल हैलाइड को एराइल हैलाइड से डिफर बनाता है। रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर का कंसेप्ट आ रहा है और यही डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कंसेप्ट की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लिस्ट रिएक्टिव बनाता है। ठीक है, तो फर्स्टली इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद कुछ और चीज़ देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स में कुछ डिफ्रेंसिएशन हमने क्रिएट किया। फर्स्ट इज द रेजोनेंस इफेक्ट, सेकेंड इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एंड थर्ड इज द बॉन्ड लेंथ। अब इसमें देखने वाले हैं सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म कैसे करते हैं हैलो एरिन्स के क्रॉसपॉन्डिंग। ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से हैलो एरिन्स जो होता है काफ़ी लिस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑलरेडी हमें पता है। सो अगर मुझे से कोई पूछे सो बताओ हैलो एल्केन है हैलो एरिन्स में, ध्यान से देखो, थोड़ी रिएक्टिविटी की बात कर लेते हैं। रिएक्टिविटी तो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस पूछेगा सो RX एंड ARX में विच इज मोर रिएक्टिव, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्रॉसपॉन्डिंग, एल्काइल हैलाइड। हाँ, कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा होगा, RX। ARX क्यों नहीं होगा, क्योंकि ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस वहाँ पे कॉन्जुगेशन जो बनता है वो लोन पेयर सिंगल डबल की वजह से बनता है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज़ है सो अगर मुझे एरोमेटिक कंपाउंड में ही चेक करना हो, जैसे मान के चलो मेरे को दे दिया एक कंपाउंड क्लोरोबेंजीन दे दिया, सेकेंड कंपाउंड दे दिया क्लोरोबेंजीन के साथ NO2 ग्रुप लग गया, थर्ड कंपाउंड दे दिया क्लोरोबेंजीन के साथ NO2 ऑर्थो पे भी है और NO2 पैरा पे ही है, और फोर्थ कंपाउंड दे दिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2 है और इस पोजीशन पे भी NO2 है। ये फर्स्ट कंपाउंड, ये सेकेंड कंपाउंड, दिस इज द थर्ड एंड लास्ट इज द फोर्थ। ये लास्ट कंपाउंड जो है फोर्थ कंपाउंड है, इसको बोलेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। लास्ट वाले को 2,4,6 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको प्रायोरिटी दे दें तो 2, 3, 4, 5, 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बोल सकते हैं। सेकेंड को अगर दें तो इसको क्या बोलेंगे 2,4, बताओ थर्ड का नोमेनक्लेचर करके बताओ क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसको अगर बात करें तो 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब क्वेश्चंस पूछ रहा है सो विच कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मुझे ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लिखना है, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, यानी कि रिएक्टिविटी बतानी है, सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। फर्स्ट होना चाहिए। देखो न्यूक्लियोफाइल से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है, न्यूक्लियोफाइल के हेल्प से न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें ओवरऑल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, बताओ। मान के चलो सामने में एक न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, क्लियर है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और इसको निकालने की कोशिश करेगा, तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, और NO2 ग्रुप हमारा क्या है, प्लस आई है माइनस आई, नहीं NO2 ग्रुप प्लस माइनस आई है। ऑल एल्काइल एंड एराइल ग्रुप आर प्लस आई, एल्काइल एराइल को प्लस आई बोलेंगे, अदरवाइज जितने फंक्शनल ग्रुप है वो सारे माइनस आई है। तो मुझे रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में समझ में क्या आया, सो रिएक्टिविटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं, EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि रिएक्टिविटी को डिक्रीज कौन करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब देख लेंगे जिसमें जितने ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी, हाई होगा, हाई होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अब देख रहे हैं फोर्थ वाला कंपाउंड में 4 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अगर क्लोरीन को छोड़ दिया जाए तो 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये तीनों क्या करेगा, खींचेगा, और इसके खींचने की वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, काफी कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम हो जाएगा तो एक न्यूक्लियोफाइल को वो अट्रैक्ट करेगा फास्टली, और जब अट्रैक्ट करेगा फास्टली तो इजीली वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर देगा। तो अगर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो फोर्थ का सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड का, फिर सेकेंड का, और लास्ट में फर्स्ट का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की जो रिएक्टिविटी होगी वो 1 अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EDG ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप एज इट नोटबुक में लिख लो, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद इसके रिएक्शंस को देखते हैं। सो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करते हैं। तो जैसे जैसे EWG ग्रुप बढ़ता जाएगा रिएक्टिविटी उतना ही फास्ट होते जाएगा। अब सिंपल क्या है, सपोज दैट हमें दिया हुआ है वैल्यूज क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन से अब बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड डायरेक्टली नहीं देता है। इसके लिए एक अल्टरनेट फॉर्म निकाले थे वाया सॉल्ट फॉर्मेशन। तो ये क्लोरोबेंजीन बताया था एमाइंस को छोड़ के बाकी सारे कंपाउंड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। तो ये हमारा एक तरह का वीक एसिड है। इसमें जैसे हमने NaOH डाल दिया तो एक सॉल्ट बन जाता है, और सॉल्ट बनने के बाद उसको एसिडिक मीडियम में डाल दो। तो फर्स्ट में हमने क्या किया, सॉल्ट फॉर्मेशन कर दिया, और सॉल्ट को एसिडिक मीडियम में जैसे ही डालेंगे तो सॉल्ट को एसिडिक मीडियम में डालने से हमें डायरेक्टली फिनॉल आ जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट वाला स्टेप है वो सॉल्ट फॉर्मेशन का है। देखो एसिड प्लस बेस, तो जैसे ही एसिड प्लस बेस बना तो सॉल्ट बना, और सॉल्ट को हमने क्या किया, एसिडिक मीडियम में डाल दिया। तो ये वैसे 2 प्रोसेस में हो रहा है। फर्स्टली NaOH के साथ ये सॉल्ट बना रहा है, इस सॉल्ट को हम जनरली बोलते हैं ONA, और उसके बाद जैसे ही H पॉजिटिव में डाल रहे हैं तो ये बन जाएगा हमारा OH। तो दिस इज द स्टेप 01, दिस इज द स्टेप 02। तो ये रिएक्शन जो प्रोसीड हो रहा है ये वाया सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। याद रखना है जब भी एरोमेटिक कंपाउंड में
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना है तो वहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन के थ्रू ही हम प्रोसीड करेंगे। सेकेंड ये है, अब जैसे ही थोड़ा सा करते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा हम रखते हैं। टेम्परेचर की वैल्यू जो होती है 623 केल्विन। रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है वो 298 केल्विन होता है। उसकी कंपेयर में हमने थोड़ा टेम्परेचर को ज़्यादा रखें क्योंकि लिस्ट रिएक्टिव है। तो लिस्ट रिएक्टिव होने के लिए हमें एटमॉस्फेरिक कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है, राइज करना पड़ता है। कोई भी कंपाउंड अगर कोई भी रिएक्शन अगर प्रोसीड नहीं हो रहा है, मान के चलो कोई रिएक्शन लिस्ट रिएक्टिव है, तो उस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जिसके वजह से वो रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। अब ध्यान से देखो, इसी कंपाउंड के अंदर मान के चलो मेरे को ये ग्रुप दे देगा NO2 NO2, फिर से वही चीज़, फर्स्ट केस में NaOH लगा देगा और सेकेंड केस में H पॉजिटिव दे देगा। तो हमें तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस है, और ये क्या करेगा, इस Cl को हटा के क्या लगा देगा, सिंपली OH ग्रुप यहाँ पे कनेक्ट कर देगा। ये OH NO2 NO2। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इस कंपाउंड के कंपेयर में ये कंपाउंड क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फास्ट रिस्पॉन्स करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्रॉसपोंडिंग। इसीलिए इसका टेम्परेचर रेंज थोड़ा सा और कम हो जाता है, 368 केल्विन हो जाता है। क्लियर है? अभी देखे थे रिएक्टिविटी, इस जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते जाता है तो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होते जाता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, एक न्यूक्लियोफाइल को आने में ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इनकमिंग जो होता है वो उसकी रेट बढ़ जाएगी और रिएक्शन फास्टली रिस्पॉन्स करेगा। अब मान के चलो इसी में एक कंपाउंड और हमने बताया था 246 ट्राइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन NO2। इसमें भी सेम रेजेंट सेम ही ले रहे हैं। फर्स्ट केस में हम NaOH को ले रहे हैं और सेकेंड केस में H पॉजिटिव को। होना तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। प्रोडक्ट क्या होगा, सिंपल 246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे हमने थोड़ा टेम्परेचर को और कम किया था, यहाँ पे टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम लेवल पे सेट हो गया। तो इसको जस्ट वार्म करना पड़ता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, थोड़ी सी हीटिंग करनी पड़ती है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ता है। जैसे ही इसको थोड़ा सा वार्म अप करोगे तो तुरंत ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के क्रॉसपोंडिंग, ये प्रोडक्ट बना देगा। तो देख क्या रहे हो, तो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो कौन सा ग्रुप कनेक्टेड है, वो EWG ग्रुप कनेक्टेड है या EDG ग्रुप कनेक्टेड है, उसके क्रॉसपोंडिंग इसके रिएक्टिविटी को हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लिखने के बाद जो है इसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनता है, वो भी देखेंगे। तो फर्स्टली आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर जाके हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। और उसके क्रॉसपोंडिंग का जो कंसेप्ट था, किस तरीके से रिएक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं, वो था। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ही मिनिमम होगा, रिएक्टिविटी उतनी ही मैक्सिमम होगा। तो ये रिएक्टिविटी के क्रॉसपोंडिंग जो था। अब इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है जो पेपर में थ्योरेटिकल वे में पूछा जाता है। वो क्वेश्चंस आप नोट डाउन करोगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे। सो किस तरीके से इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चंस कहता है, सो व्हाई डज NO2 ग्रुप so its effect इफेक्ट का मतलब रिएक्टिविटी का इफेक्ट, रिएक्टिविटी। सो इट्स रिएक्टिविटी इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन and not at meta position, not at
मेटा पोजीशन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सो जब भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर कोई ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन में हमने ऑर्थो पे इंट्रोड्यूस कर दिया कोई ग्रुप को, जैसे NO2 को लगा दिया, या फिर मेटा पे लगा दिया, और एक बार हम क्या लगा सकते हैं, पैरा पे लगा सकते हैं। सपोज दैट ऑर्थो पे भी लगा दिया और पैरा पे भी लगा दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है, सो व्हाई डज NO2 ग्रुप सो इट्स इफेक्ट, रिएक्टिविटी को इफेक्ट NO2 ग्रुप तभी करेगा जब वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कनेक्टेड होगा। यानी कि इसमें रिएक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है, इसमें रिएक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है, बट इसमें रिएक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला पोजीशन हमारा मेटा पोजीशन है। ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है, ये पैरा है। तो जब भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा होता है तो वो रिएक्टिविटी को इफेक्ट करता है, बट मेटा पोजीशन पे रिएक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करता है। इसी के रीजनिंग को आंसर करना है। सो क्यों नहीं करता है, तो बताओ पहले क्यों नहीं करता है। थोड़ा सा एनालिसिस करो, फिर जाके मैं इसका आंसर करूंगा। थोड़ा एनालिसिस करो आप। देखो ध्यान से, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में क्या है, जब भी आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो तो स्ट्रक्चर पे यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होता है और ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव क्रिएट होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक करता है। यानी ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे, और ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड ब्रेक करता है। तो या तो ऑर्थो कार्बो एनाइन फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, कार्बो एनाइन कार्बन पे निगेटिव कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे, या फिर कहाँ पे होगा, पैरा पोजीशन पे। अब ये क्या करेगा, साथ वाले को दे देगा, ये ब्रेक कर लेगा, तो पैरा पोजीशन पे फॉर्म होगा। ये पैरा पोजीशन पे कार्बो एनाइन फॉर्म हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन इस टाइप के एनालिसिस में। तो जब भी क्लोरोबेंजीन में कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन या तो ऑर्थो पे होता है या पैरा पे होता है, मेटा पे कभी भी कार्बो एनाइन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब जैसे ही ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाता है, जैसे सपोज दैट इस पॉइंट पे NO2 ग्रुप लगा देते हैं, तो एनायन के वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को NO2 क्या कर देता है, कॉम्पनसेट कर दे रहा है। ये NO2 खींच के नेगेटिव के वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ, उस इंक्रीजिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है, NO2 माइनस आई क्या कर रहा है, खींच के कॉम्पनसेट कर दे पा रहा है। यहाँ पे भी NO2 कॉम्पनसेट कर पा रहा है। बट अगर कोई ग्रुप NO2 मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ पे तो कोई कार्बो एनाइन फॉर्म नहीं हुआ, तो ये अगर खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बहुत हद तक डिक्रीज कर देगा। तो हमारा ज़्यादा इसी वजह से NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे कनेक्टेड है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तो इसको लिखना किस तरीके से है, तो ड्यूरिंग रेजोनेंस इफेक्ट इन हेलो एरेंस ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हैव फॉर्म्ड कार्बो एनाइन एंड दैट कार्बो एनाइन स्टेबलाइज्ड थ्रू माइनस आई इफेक्ट, मतलब NO2 इफेक्ट। NO2 खींच रहा है, निगेटिव को अगर स्टेबलाइज करना है तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है और इसको स्टेबलाइज करना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अगर कार्बोकेटाइन है और कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही पे है। सो कार्बो एनाइन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी EWG ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होता है वो EDG के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस वजह से कार्बो एनाइन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे फॉर्म होता है, और उसकी स्टेबिलिटी जो होती है
वो सबसे ज़्यादा जो होती है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन को ही कॉम्पनसेट करेगा। तो अगर बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में, तो सबसे ज़्यादा फोर्थ का, फिर सेकेंड का, और फर्स्ट और सेकेंड को हम अप्रॉक्सीमेटली सेम ही करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड में कोई फर्स्ट और थर्ड को, सेकेंड को नहीं, फर्स्ट और थर्ड को, क्योंकि मेटा इफेक्ट नहीं करेगा रिएक्टिविटी को। तो जो फर्स्ट की रिएक्टिविटी होगी वही रिएक्टिविटी किसकी होगी, थर्ड की होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा किसका होगा, फोर्थ का, फिर सेकेंड का, और फर्स्ट और थर्ड को हम क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली सेम कर देंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर था। अंडरस्टैंडिंग हुआ कैसे करना है? इसमें सिर्फ कार्बो एनाइन का देखना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखना है। और जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, और अगर ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो खींचेगा, विड्रॉ करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? अदरवाइज अगर मेटा पे लगा होगा तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आप नोट डाउन कर लेना, इस ऑर्डर के थ्रू जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेना, इसके थ्रू ही हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बाइंड अप कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइप पे हम मूव हो जाएंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको हमने फिनिश किया। अब इसी में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके बारे में कल भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसमें हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन जो है रिएक्शन है। तो टाइप 02, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर हम एराइल हैलाइड की बात करें, हैलोएरिन्स की बात करें, तो फर्स्ट पॉइंट जो है, सो हैलोएरिन्स जो होता है यानी कि ARX इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इसका कैसे एक्सप्लेनेशन देंगे? सो बेंजीन के ऊपर जो X ग्रुप होता है, जो बेंजीन के ऊपर X ग्रुप होता है, इस ग्रुप के क्रॉसपॉन्डिंग जब भी इसमें हम रेजोनेंस एस्टेब्लिश करते हैं, तो जैसे ये ग्रुप है, इस ग्रुप को अगर देखो ध्यान से, रेजोनेंस समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, यहाँ पे शिफ्ट होता है साथ वाले पे, तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो एक बॉन्ड क्रिएट होगा। जैसे ही बॉन्ड क्रिएट होता है तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करता है, और ब्रेक करके साथ वाले कार्बन पे चला जाता है। ध्यान से देखो, तो जैसे ही X के पास जो दो बॉन्ड था, X के पास दो इलेक्ट्रॉन्स था, वो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ट्रांसफर होके यहां पे आया तो इस कार्बन और इस हैलोजन के बीच एक डबल बॉन्ड बन गया। अब ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके साथ वाले पे क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और जहां पे गया वहां पे नेगेटिव, और जहां से गया वहां पे पॉजिटिव। क्लियर है? नहीं समझ आया क्या? जहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है वहां पे पॉजिटिव, और जहां पे गया वहां पे नेगेटिव। यही दो एक लोन पेयर जो है वो यहां पे डबल बॉन्ड बना रहा है। डबल बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन्स, और ये यहां से आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आया, अब ये कार्बन थोड़ा सा ये जो इसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबलाइज्ड हो गया। अनस्टेबलाइज्ड क्यों हो गया? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 5 होने वाला है, ये पेंटावैलेंट होने वाला है, और पेंटावैलेंट होने की वजह से ये डबल बॉन्ड जो है ब्रेक किया, और साथ वाले पे एक निगेटिव और दो लोन पेयर छोड़ दिया। अब फिर से क्या करेगा, ये साथ वाले को देगा, और यहां पे हमारा ऑलरेडी डबल बॉन्ड है ही, जैसे ही देगा तो यहां पे डबल होगा, ये ब्रेक करके यहां पे आ गया। तो अगला जो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, X पे पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लोन पेयर विद नेगेटिव।
तो देखो ये ऑर्थो पोजीशन हो गया और ये पैरा। इसी तरीके से एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो कुछ इस तरीके से बन जाता। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, कैसे बन रहा है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये ऐसे और यहाँ पे निगेटिव, एक्स पे पॉजिटिव। क्लियर है? ये भी हमारा ऑर्थो पोजीशन हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? तो या तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या पैरा पे ज़्यादा है। क्लियर है कि नहीं? तो हम ये लिख सकते हैं, सो ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाना है तो हमें रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए कि कम चाहिए? बताओ। नहीं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव को रिंग पे क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए कि निगेटिव चाहिए? तो निगेटिव चाहने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिएक्टिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारा क्या बन रहा है? कार्बे एनाइन फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा क्या हो जाएगा? डायरेक्टिंग हो जाएगा। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है? और यही बोल सकते हैं अगर कोई EWG ग्रुप आ रहा है, EDG ग्रुप आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और अगर कोई EWG ग्रुप आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की रिएक्टिविटी को क्या करेगा? स्लो डाउन करेगा। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। कल भी हम इस पे बात किए थे, लेकिन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन यहीं से फ्रेम करता है और काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन फ्रेम करता है। तो ये वाला पॉइंट VVI रहेगा। अंडरस्टैंड हुआ कैसे इसको हमने लिखा? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कर रहे हो तो रिंग पे मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा चाहिए। अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम चाहिए। ठीक है? तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर इसमें आगे करते हैं। तो जो एराइल हैलाइड है वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं। सो एराइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस के कॉरस्पॉन्डिंग, वो कैसा है कंपेयर टू बेंजीन और फिनॉल? तो पिछले टाइम मैंने बताया था, सो जो एराइल हैलाइड होता है, जैसे मान के चलो बेंजीन के ऊपर हमने X ग्रुप ले लिया, एक बेंजीन ले लिया और एक फिनॉल ले लिया, सपोज दैट। और तीनों में कंपेयर करना है, सो विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग इस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में से विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे क्या होना चाहिए? रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक के लिए न्यूक्लियो ज़्यादा होना चाहिए, निगेटिव ज़्यादा, तभी तो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव। अभी तो बताया था इलेक्ट्रोफिलिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो अब यहां पे देखो ये ग्रुप खींच रहा है तो ये माइनस आई है और इधर एक रेजोनेंस हो रहा है तो इधर प्लस आर लग रहा है। लेकिन हमेशा बताया था माइनस यानी कि इंडक्टिव जो होता है वो मोर डोमिनेंट होता है
किससे? रेजोनेंस से। तो ऑल ओवर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहां पे ना तो कोई ग्रुप खींचने वाला है, बट यहां पे डीलोकलाइजेशन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे इसके कंपेयर में थोड़ा सा इंक्रीज है। तो यानी कि क्लोरोबेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा बेंजीन। इसीलिए हैलोजन ग्रुप को हम हाईली डीएक्टिवेटिंग, हाईली तो नहीं बोलेंगे बट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलेंगे। डीएक्टिवेटिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में बताया था। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज दैट टाइप ऑफ ग्रुप विच डिक्रीजेज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंपेयर टू बेंजीन। यानी बेंजीन के कंपेयर में जिसकी रिएक्टिविटी कम है उसको डीएक्टिवेटिंग, और जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है उसको एक्टिवेटिंग। जैसे OH के बारे में बात करें तो OH हमारा क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस जो है वो डोमिनेट करता है इंडक्टिव से। ये एक्सेप्शनल था। सो रेजोनेंस सिर्फ फिनॉल के केस में ही रेजोनेंस क्या होगा? डोमिनेट करेगा। और रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा? रिएक्टिविटी बढ़ेगा। तो हमारा इंडक्टिव जो है ये हैलोएरिन्स, अभी हमारा डिस्कशन हैलोएरिन्स के टुवर्ड्स है। तो हैलोएरिन्स में हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस जो देता है वो काफ़ी स्लो देता है, स्लो कंपेयर टू बेंजीन, स्लो कंपेयर टू बेंजीन। यही इंपॉर्टेंट था। सो पूछता है क्वेश्चंस। सो बेंजीन के कंपेयर में बताओ हैलोएरिन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो स्लो है। बट फिनॉल के कंपेयर में वेरी स्लो है। फिनॉल के कंपेयर में क्लोरोबेंजीन काफ़ी ज़्यादा स्लो है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लो। कुछ रिएक्शन करते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को हम बाइंड अप कर लेंगे। जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में 5 टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं। उसी रिएक्शंस के क्रॉसपॉन्डिंग किस तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इसके अंदर जो होता है, दिस इज द हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में क्या होता है? सो क्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, तो क्लोरोबेंजीन को हम किस में डालते हैं? Cl2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3। तो सिंपल क्या बन जाएगा? एक बार प्रोडक्ट ऑर्थो पे लग जाएगा और सेकेंड टाइम किस पे लगेगा? पैरा पे। तो एक बार ऑर्थो पे लग गया, एक बार पैरा पे लग गया। इसको नेमिंग करोगे तो क्या लिखोगे? 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और इसको 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। याद रखना है पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा और ये प्रोडक्ट माइनर होगा। रीजन क्यों? क्योंकि इसमें देखो सिमेट्री है। इसको अगर 20 से कट करोगे इसके अंदर सिमेट्री आ जाएगी। तो जो सिमेट्रिकल प्रोडक्ट जो होता है, सिमेट्रिसिटी जिसमें होती है वो ज़्यादा स्टेबल भी होता है। और डायपोल मोमेंट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। तो इसकी डायपोल मोमेंट अप्रॉक्सीमेट टू 0 की तरफ टेंस करेगा। तो डायपोल मोमेंट बेसिस और ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्रिसिटी बता सकते हो। हेलोजनेशन के बाद सेकेंड जो आता है वो नाइट्रेशन आता है। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या करना है? बेंजीन के साथ Cl है, इसमें हमने क्या करना है? कॉन्क HNO3 ले लेना है प्लस H2SO4, साथ में एनहाइड्रस AlCl3 कंपलसरी है। जैसे ही ये प्रोडक्ट लोगे तो एक बार क्या हो जाएगा? ऑर्थो पे NO2 लग जाएगा और एक बार पैरा पे NO2 लग जाएगा। नाइट्रेशन। नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन।
सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होता है, बेंजीन के साथ Cl, जैसे ही इसको कॉन्क H2SO4 में लोगे तो ऑर्थो पे SO3H और पैरा पे SO3H। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करते हो तो बेंजीन के साथ Cl और इसको हम किस में डालते हैं, CH3Cl। देखो एल्काइल हैलाइड है इसीलिए एल्काइलेशन बोलते हैं। साथ में एनहाइड्रस AlCl3, तो इसमें जो ग्रुप अटैच्ड होता है वो Cl के साथ CH3 आ जाएगा ऑर्थो पे और Cl के साथ CH3 पैरा पे, ठीक है। और इसी के नीचे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्लोरोबेंजीन ही लेंगे, साथ में यहाँ पे जो ग्रुप लेते हैं वो CH3COCl ले लेते हैं, एसिड क्लोराइड, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3 में जैसे ही लेंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ClCOCH3 ClCOCH3 बन जाएगा। इसको 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 क्लोरो, यहाँ से इसको नेमिंग करोगे तो 2 क्लोरो एसिटोफेनोन बोल देंगे, 2 क्लोरो एसिटोफेनोन। और एक बार इसमें प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पैरा वाला बन जाएगा, तो ClCOCH3, तो ये 4 क्लोरो एसिटोफेनोन हो जाएगा। यही 5 टाइप्स के रिएक्शंस बनेंगे। जब इसमें डालते हो तो यहाँ पे हमारा पता था इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव आता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव आता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल SO3 आता था, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल CH3 पॉजिटिव आता था और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल CH3CO पॉजिटिव आता था। जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल आता था तो ऑर्थो या पैरा के H को ये क्या करने का, रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, ऑर्थो एंड पैरा का। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पे ही निगेटिव चार्ज का क्रिएशन होता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पे रेजोनेंस की वजह से निगेटिव जो होता है कार्बोनाइन बनता है, तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट होने की ज़्यादा कोशिश करेगा। इसके वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है और यहाँ से रिप्लेस करके यही 5 टाइप्स के प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेगा। क्लियर है? तो इसको आप नोट डाउन कर लो। रिएक्शन विद मेटल्स, और जब भी रिएक्शन विद मेटल्स करता है तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंसेप्ट आता है, उसको बस 5 मिनट्स में स्टडी करके इस टॉपिक को बाइंड अप कर लेंगे। तो सिंपल जो टाइप 03 आएगा वो रिएक्शन विद मेटल, यानी कि एराइल हैलाइड प्लस मेटल्स। तो सिंपल इस रिएक्शंस को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बेंजीन के साथ सपोज दैट X दिया हुआ है और इसको Mg में डालते हैं, और एनहाइड्रस कंडीशन के लिए हमने ड्राई ईथर यूज किया है। ड्राई ईथर जो करता है वो एनहाइड्रस कंडीशन जनरेट करता है। एनहाइड्रस मतलब वाटर फ्री कंडीशन जनरेट करता है। तो जब भी पीछे भी देखा था, जैसे ही इसको करोगे तो यहाँ से एक कंपाउंड बनेगा MgX, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की पोलरिटी बिल्कुल ध्यान में रखना। तो जब भी इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से ब्रेक होंगे, इस वाला पार्ट पे निगेटिव आ जाएगा और MgX पे पॉजिटिव आ जाएगा ऑलवेज। यानी कि इसको अगर ब्रेक किया जाए तो pH निगेटिव MgX पॉजिटिव, ये पोलरिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलाइसिस कर दें। सपोज दैट मुझे दिया हुआ है बेंजीन के साथ
MgBr और इसको H2O में डाल दिया सपोजिट, तो H2O में क्या निकलेगा, H प्लस OH निगेटिव, और इसको जब ब्रेक करोगे तो ग्रिग्नार्ड यहां से ब्रेक होगा, निगेटिव MgBr पे पॉजिटिव, तो pH के साथ हमारा क्या आ जाएगा, यही पार्ट pH है, इसी को pH बोलते हैं। तो pH के साथ OH वाला आ गया, निगेटिव के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, तो जैसे ही निगेटिव के साथ पॉजिटिव आ जाएगा तो बेंजीन के साथ सिंपल एक हाइड्रोजन आके कनेक्ट हो जाएगा और ये सिंपल C6H6 बन जाएगा, यानी कि प्योरली बेंजीन बन जाएगा। और लास्ट वाला जो प्रोडक्ट बचेगा वो MgBrOH बनेगा। ये सिंपल क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन। सो ग्रिग्नार्ड का जो फिनाइल वाला पार्ट है, ये फिनाइल वाला पार्ट है, ये बेसिक है, वीक बेस है। तो जैसे ही वीक बेस है तो ये सामने से क्या करेगा, H पॉजिटिव को अपने आप खींच लेगा। तो ये फिनाइल निगेटिव जो फिनाइल आयंस जो है वो H पॉजिटिव को खींच के बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और OH वाला पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव के साथ अटैच्ड हो जाएगा। तो सिंपल हैलो एरेंज को मेटल के साथ जैसे ही करे तो हमारा प्रोडक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलाइसिस करके बता दिए। तो यही 3 टाइप्स के रिएक्शन जो है हैलो एरेंज में पढ़ते हैं। इसी के साथ ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला सेक्शन था वो फिनिश हो गया और ऑलमोस्ट हमने हैलो एरेंज को कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये लास्ट रिएक्शन था, आप फटाफट नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट टाइम हम रिवीजन का कुछ शेड्यूल बनाएंगे। ओके।